हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केमिकल दादा। तो स्वागत है आप सभी का केमिकल दादा के एक और वीडियो में। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने बिट सेट 2024 के पीवीआई पीवाईक्यू के वीडियोस को। तो ये होने वाला है अपना सेकंड वीडियो बिट सेट 2024 पीवाईक्यू का सीरीज का। 2024 फिर 23 फिर 22 चलता रहेगा। साइड बाई साइड अपने एम एस चौहान चल रहा है, एन अवस्थी भी चल रहा है, और एम एस चौहान का हम जीओसी ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, और बहुत जल्दी हम वीआईटी वगैरह भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो विदाउट गेटिंग इनटू ऑल दोस थिंग्स टू मच, लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट अवे। चलो फिर देखते हैं अपना नंबर 11 वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैविंग द मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन। इसके लिए द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज, तुमको जानना पड़ेगा इस मॉलिक्यूल हर एक मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या है। तुमको हर एक मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, तभी तुम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। और इसके लिए तुम्हें चाहिए आइडिया अपने वी एस ई पी आर थ्योरी का, जहाँ से हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की मदद से निकालते हैं अपना मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या फिर शेप। तो इसका एक बार देखते हैं ClF3। इसका VSEPR के ऊपर एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी है। तो अगर किसी को जानना है कि कैसे हम शॉर्टकट्स और कंसेप्चुअली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का शेप्स और वगैरह निकालते हैं, ज्योमेट्री वगैरह, तो उसके लिए अपना वीडियो बना है चैनल पे। मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, सो यू गाइस कैन चेक इट आउट इफ यू गाइस वांट टू, ऑब्वियसली। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक बार। ClF3। मैं फिर से एक बार बोल दूं कि VSEPR को यूज करके शेप निकालने के देयर आर मल्टीपल वेज आउट देयर इन द मार्केट, शॉर्टकट्स वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं शॉर्टकट्स को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, क्योंकि शॉर्टकट्स इंक्लूड करोगे एक ना एक बार तुम अटक जाओगे, सम टाइम और द अदर। सो इट्स बेटर टू गो बाय द कंसेप्चुअल वे। इट माइट टेक अ फ्यू सेकंड्स मोर, बट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द लॉन्गर रन। क्लोरीन का क्या होता है? ये होता है तुम्हारा 3s2 3p5 3d0, यानी ऐसा कुछ, यानी ऐसा कुछ। ठीक है। और अगर तुम्हें मतलब तीन बॉन्ड बनाने हैं तीन फ्लोरीन के साथ, तो तुम इसको इधर कर दो एक साइड, फिर तुम्हारा ये बन गया ऐसा। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे एक बनेगा। चलो सॉरी। यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा दो, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दो, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दो। तो ये तुम्हारा हो गया 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का सिस्टम। इसका तुम्हारा बनेगा TBP ज्योमेट्री या फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तुम्हारे यहाँ पे है 2 लोन पेयर। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? तुम ऐसे ऐसे करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा एक लोन पेयर। एक लोन पेयर, एक को ठीक से लिखते हैं, लेट्स राइट ए वन प्रॉपर्ली। देयर विल बी ओनली वन लोन पेयर इन दिस केस। तुम IF5 को बनाओगे तो इसके पे तुम्हारा आएगा 0 लोन पेयर। यहाँ पे एक बार देखते हैं एक CF2। अभी जेनॉन का क्या होगा? नोबेल कैसे तो फुल फील्ड होगा, NH2 NP6 N कुछ भी हो जाए, D0, उससे हमें मतलब नहीं है। NH2 NP6, अभी चलो अभी देखते हैं एक बार। NH2 कर दो इधर, NP6 है ना, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, डी में 0 कर दो। दो वे बॉन्ड बनाने हैं तो कर दो एक साइड, इसको इधर इधर। फिर तुम्हारा इधर 2 रह जाएगा, इधर रह जाएगा तुम्हारा 5, और इधर चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। मस्त है ना? मस्त है ना? चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। यहाँ पे तुम्हारा आएगा एक फ्लोरीन, यहाँ पे तुम्हारा आएगा एक फ्लोरीन। फिर से वही है, तुम्हारा ये बनेगा 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। यानी यहाँ पे तुम्हारा लोन पेयर का नंबर सबसे ज़्यादा है, तो आंसर तुम्हारा ऑप्शन डी ही बनेगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं इसका शेप कैसा होता है। XE, 2 फ्लोरीन चले जाएंगे एक्सेल पोजीशन पे, और 3 लोन पेयर आ जाएंगे इक्विटोरियल पोजीशन पे। क्यू फ्लोरीन ऊपर जा रहा है एक्सियल पे, क्यू लोन पेयर जा रहा है इक्विटोरियल पे। इसका एक डिटेल कॉन्सेप्चुअल सोल्यूशन वीडियो मैंने बना के रखा है ऑलरेडी आप चैनल पे, तो आप लोग चाहो तो उसको एक बार देख सकते हो। यहाँ पे तुम्हारा 3 लोन पेयर रिपल्शन होगा ना, 3 लोन पेयर रिपल्शन होगा। सिमिलर अगर तुम इसको देख लो ClF3, फिर ये फिर कैसा होगा? ये कुछ ऐसा ऐसा बनने वाला है, देखो। पहले 2 क्लोरीन चला जाएगा दो एक्सियल पे, तीसरे को मतलब if it does not want, it has to come in the equatorial position because there is like 2 fluids have already come in the axial। तो तुम्हारा तीसरा वाला इधर ही आने वाला है इक्वेटोरियल पे, और बाकी 2 लोन पेयर को इधर डाल दो। तो यहाँ तुम्हारा होगा 2 लोन पेयर
लोन पेयर रिपल्शन। और ऑब्वियसली दो से ज़्यादा तीन ही होता है, तो तुम्हारा ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। देखते हैं नंबर 12 को एक बार। आइडेंटिफाई द स्पीशीज हैविंग वन पाई पाई बॉन्ड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स। चलो, SO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अभी देखो भाई, इधर तो 3 पाई पाई बॉन्ड है, एक, दो, तीन। तुमको इधर सिर्फ वन बोला है, तो ये तो होगा नहीं। ऑक्सीजन में इधर एक पाई बॉन्ड है, लेकिन इसका कैनेटिकल स्ट्रक्चर भी एक ही है। कैनेटिकल स्ट्रक्चर बोले तो, कैनेटिकल स्ट्रक्चर बोले तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का बात बोल रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का बात बोल रहा है। ठीक है। SO2 देख लो, ये भी वैसा ही है। इधर भी फिर वही प्रॉब्लम है, एक पाई बॉन्ड की जगह यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, ये एक ये एक। CO3 2 माइनस, इसको एक बार देखते हैं ध्यान से। चलो ये दिखता कैसा है, इसको बनाते हैं ठीक से एक बार। ये दिखने में कुछ ऐसा होता है, एक ही पाई बॉन्ड है। चलो, ये क्या होगा रेजोनेंस करोगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, फिर ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, यानी तुम्हारा फिर ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे तुम्हारा एक पाई बॉन्ड ही है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, और देयर आर मल्टीपल एंड देयर आर आल्सो मल्टीपल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन बन जाएगा डी, ऑप्शन बन जाएगा तुम्हारा डी। चलो देखते हैं नंबर 13 को अभी। हाँ, sp3d2 हाइब्रिड इज नॉट डिस्प्लेड बाई। पहले देख लो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं। sp3 यानी एस एक, तीन पी और दो डी, यानी देयर आर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी देख के लग रहा है कि आंसर तुम्हारा वैसे यही बनने वाला है, pf5। देख लेते हैं बना के। चलो, p यानी 3s2, 3p3, एक, दो, तीन, और एक 3d0 तुम्हारा जो खाली पड़ा है, 3d0 तुम्हारा खाली पड़ा है इधर। तुमको 5 बॉन्ड बनाने हैं, तो व्हाट यू आर गोना डू, एक्साइट द इलेक्ट्रॉन ऑफ देयर टू 3d। क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तीन पड़े रहेंगे, और 3d पे आएगा तुम्हारा एक और इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? समझ में आया? फिर बनाओ बॉन्ड, बनाओ बॉन्ड। फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन और फ्लोरीन। तो ये तुम्हारा हो गया हाइब्रिडेशन sp3d, लेकिन तुमको मांगा है sp3d2, यानी हमारा शक सही निकला। आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी ही बनने वाला है। समझ में आया? चलो, और अगर बाकी तुम लोगों को करना है करके देख सकते हो। ये चलो 6 ही बॉन्ड बना है, SF6, तो यहाँ पे लाइन 6 ही होगा, ये भी वैसा है 6 ही होगा यहाँ पे, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, लेकिन हाइब्रिडेशन 6 होगा। ये तुम लोग बना के देख सकते हो, डू इट योर सेल्फ, डू इट। ठीक है ना। तो नंबर 14 क्या बोल रहे हैं हमें? चलो, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, थर्मोडायनामिक्स वाला। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इन द साइक्लिक प्रोसेस शोन बिलो। हीट एब्जॉर्ब बोला है ना, अभी याद रखना, हीट एब्जॉर्ब इन द साइक्लिक प्रोसेस। ये है अपना इक्वेशन, डी कट क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। समझ में आया? प्लस पी डी वी, यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, अभी देखना, क्योंकि तुमको इधर बोल दिया गया है कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो ये डी यू तुम्हारा बन जाएगा जीरो, क्योंकि ये तुम्हारा है स्टेट फंक्शन। और यहाँ पे तुम्हारा साफ साफ लिखा है कि स्टेट फंक्शन है, तो ये साइक्लिक है, तो ये तुम्हारा जीरो बन जाएगा। इज इक्वल टू पीडीवी, पीडीवी, हाँ, यानी तुम बोल सकते हो हीट इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन। ठीक है ना। और इसको निकालते हैं हम कैसे, एरिया अंडर द पीवी कर्व, एरिया अंडर द पीवी कर्व। और यहाँ पे तुम्हारा पीवी कर्व कैसा है, एक सर्कल है, यहाँ पे तुम्हारा पीवी कर्व एक सर्कल है, और सर्कल के एरिया कैसा होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई चलो कांस्टेंट है, और आर यानी तुम्हारा रेडियस। अभी देखो, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा है 20, जो कि है तुम्हारा डायमीटर, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा, 20/2, यानी 10। समझ में आया? फिर इसका एरिया अंडर कर्व कितना होगा,
एरिया कर्व होगा पाई आर स्क्वायर यानी पाई 10 का स्क्वायर यानी 100 पाई, और तुम्हारा आ जाएगा यूनिट जूल्स में। ठीक है, ये है तुम्हारा एरिया अंडर कर्व कर्व यानी यह है तुम्हारा वर्क डन। वर्क डन समझ में आया? ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी। और वर्क डन तुम्हारा हीट एब्जॉर्ब्ड है। और याद रखना, और याद रखना ये है तुम्हारा माइनस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू कैसा, ये है तुम्हारा माइनस डब्ल्यू। एक सेकंड, हाँ ये है तुम्हारा माइनस डब्ल्यू, ये है हीट एब्जॉर्ब्ड, दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। और ये है एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड यानी ऑन द सिस्टम, एब्जॉर्ब्ड यानी ऑन द सिस्टम, एब्जॉर्ब्ड यानी ऑन द सिस्टम, एंड वर्क डन यानी बाय द सिस्टम, यानी तुम्हारा दोनों ऑपोजिट है। काम सिस्टम कर रहा है और हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन यानी साइन अलग अलग होगा। यानी यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक माइनस है, तुम बाहर एक और माइनस लगा दोगे तो ये तुम्हारा डब्ल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा डी यानी 100 पाई जूल्स। देखते नंबर 15 क्या बोल रहा है। चलो ये वाला तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन है जो कि आया है तुम्हारा थर्मोकेमिस्ट्री टॉपिक से। देख लो एक बार। द बॉन्ड डिकम्पोजिशन एनर्जी ऑफ x2 y2 and xy are in the ratio 1:0.5:1. The delta H for the formation of xy is minus 200 kilojoule per mole. The bond of x2 is, चलो इसको एक बार देख लेते हैं अभी हम। याद रखना इसको, तुम्हारा इधर जो भी दिया हुआ है ना, ये ऑलवेज होता है एक मोल के रिस्पेक्ट में, और हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है ये भी होता है तुम्हारा एक मोल के रिस्पेक्ट में। यानी पूरे चैप्टर में तुम जो भी हिसाब लगाने वाले हो थर्मो केमिस्ट्री में, वो पूरा होगा तुम्हारा, पूरा होने वाला है तुम्हारा एक मोल के रिस्पेक्ट में, एक मोल के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना? फिर अगर तुम लगाओगे रिएक्शन, मतलब हाफ x2 प्लस हाफ y2 गिविंग यू xy। क्यों बोला है देखो, अभी मैंने बोला 1 मोल, मैं लिखा है हाफ, क्योंकि देखो तुमको इधर मांगा है डेल्टा एच फॉर्मेशन, वो होता है एक मोल के लिए। अगर तुम x2 प्लस वाई लिखोगे, मतलब अगर तुम x2 प्लस y2 लिखोगे तो तुम्हारा ये बन जाएगा 2xy, जो कि हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए फॉर्मेशन ऑफ xy यानी एक मोल का। तो इसको हम हाफ से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 से कर देंगे डिवाइड, हाफ से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये तुम्हारा ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? तो अगर इसका, चलो इसका देख लेते हैं। बॉन्ड एनर्जी होता है सपोज से ई, बॉन्ड एनर्जी सपोज है ई। चलो लिखते हैं इसको एक बार, बारीकी से लिखते हैं इसको एक बार। ये क्या होगा स्क्रीन को अभी, चलो इसको एक बार लिखते हैं बारीकी से। क्या लिखेंगे देखो, क्या लिखेंगे देखो। लेट्स से बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी ऑफ एक्स, यानी बड़ा एक्स का, एक्स पे कर लेते हैं x2 का, फिर तुम्हारा y2 का बन जाएगा कितना, y2 का बन जाएगा रेशियो 0.5 में है यानी x/2 बन जाएगा। और तुम्हारा और कुछ दिया गया क्या, हाँ और xy का भी दिया गया है। और तुम्हारा बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी ऑफ xy भी तुम्हारा x बनेगा। समझ आया? समझ आया? समझ आया? चलो चलो चलो, अभी देखते हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ xy इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ x2 बाई टू, समझ में आया? बाई टू, क्यू बाई टू, क्योंकि इसके आगे हाफ लगा हुआ है। ठीक है ना? प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ y2/2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ xy। बाई टू नहीं करना कि इसके आगे 1 लिखा है। ये फॉर्मेशन है, तुमको इधर फॉर्मेशन दिया गया है 200, 200 का, 200 का, तो ये बन जाएगा -200। अभी जो इधर मसले की बात है कि हमने इन दोनों को प्लस लिया है, इसको क्यों माइनस लिया है। देखो 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 देखो, ये देखना है हमें ध्यान से, क्योंकि देखो हम x और x का बॉन्ड तोड़ रहे हैं, x और y का बॉन्ड बन रहा है। यानी पहले तुम्हारा सीन कुछ ऐसा था, x x का बॉन्ड था, y y का बॉन्ड था,
अभी तुम्हारा हो चुका है एक्स वाई का बॉन्ड। तुम ये बॉन्ड तोड़ रहे हो, ये बॉन्ड तोड़ रहे हो, ये बॉन्ड बना रहे हो। और ये केमिस्ट्री का एक बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि जब हम कोई भी बॉन्ड तोड़ते हैं तो हम एनर्जी देते हैं, और जब भी हमारा कोई भी बॉन्ड बनता है तो हम एनर्जी ले निकाल देते हैं। लाइक टू ब्रेक अ बॉन्ड यू नीड टू सप्लाई द एनर्जी, एंड व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड एनर्जी इज रिलीज। यानी यहाँ पे तुम्हारा एक्स वाई का क्या लिखा है भाई, वाई टू, हाँ, ये तुम्हारा एक्स वाई का जब बॉन्ड है वो बॉन्ड बन रहा है, यानी इसका एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ये हमने लिखा है माइनस। और एक्स और वाई का जो बॉन्ड एनर्जी है वो हमें तोड़ना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा साइन प्लस का। समझ में आया, समझ में आया। अभी देखो एक्स का क्या था, एक्स एक्स बाई टू कर दो, एक्स बाई टू था, इसका एक्स बाई फोर कर दो, माइनस एक्स कर दो, इज इक्वल टू -200। लगाओ एलसीएम, लगाओ एलसीएम दोस्त, कर दो 4, कर दो 2x प्लस एक्स माइनस 4x इज इक्वल टू -200। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा x आ जाएगा लगभग लगभग 800। और यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट तुम्हारा है किलो जूल पर मोल, क्योंकि आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा है कैलकुलेशन, ये बहुत दिशा है, और तुम लोग के तो है ही चर्चे बहुत दूर दूर तक मैथ्स के, तो तुम लोग कर ही लोगे ये वाला चीज़। चलो, ओ हाँ, रिपीट हो गया क्वेश्चन एक बार, आई डोंट नो वाई, तो आंसर डी होगा इसका। इसका देखते हैं, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट करेक्ट। अब ये वाला करेक्ट नहीं है, क्योंकि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, जिसको हम कभी कभी इस तरह भी लिखते हैं सॉरी, जिसको हम कभी कभी इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये इनकरेक्ट है। 18 वाला देखते हैं, चलो 18 वाला क्या बोल रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं। 18 वाला, हम द स्टैंडर्ड, हाँ, ये याद रखना है हमें, ये हमें याद रखना है, केसी दिया गया है, तो व्हाट वी नीड टू नो इज वेरी सिंपल दो। इसका एक फॉर्मूला है, डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT/LN/K, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। कुछ खास तो इधर है नहीं, कुछ खास तो इधर है नहीं। चलो, 8.314 आर का वैल्यू, टी दिया नहीं है तो उसको पकड़ लेते 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 298 केल्विन, और एल एन के का लगा लो 10⁻12। कर लो एक बार इसका हिसाब, चलो करते इसका हिसाब एक बार। एल एन 10⁻12 कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटू 298 इंटू 8.314, सॉरी 8.314। हाँ, और देखना यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे तुम्हारा यूनिट हर जगह पे है किलो जूल, किलो जूल, यानी, और यही को तुम्हारा आंसर आएगा, ये आएगा तुम्हारा जूल में। और अगर तुम्हें इसको किलो जूल पे डिवाइड कर, मतलब चेंज करना है, तो यूनिट पे डिवाइड बाई दिस बाई 1000, और अगर तुम इसको डिवाइड कर लोगे 1000 से, और तुम्हारा फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा -68.45 किलो जूल, किलो जूल की है ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, ये तुम्हारा आंसर जूल में आएगा, उसको डिवाइड करके 10⁻3 से तो आंसर किलो जूल में आ जाएगा, ठीक है। कुछ मतलब डिफिकल्ट कुछ है नहीं, नहीं है ये वाला। नंबर 19 देखते हैं, हाँ, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस फ्रॉम द फॉलोइंग। एक्सपेंशन अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस, चलो फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन बोला है, यानी पी एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू 0 अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस, यानी डी कट क्यू इज इक्वल टू 0। अभी क्या होता है अपना इक्वेशन, डी कट क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। समझ में आया ये, और ये तुमको बोल दिया गया है आइडियल गैस, क्यों देखो, तुमको बोला गया है फ्री एक्सपेंशन, यानी पी एक्सटर्नल 0, यानी ये तुम्हारा पूरा पार्ट हो गया 0, डी कट क्यू भी हो गया 0, फिर यहाँ का तुम्हारा आ रहा है डी यू इज इक्वल टू 0, ठीक है, डी यू 0, यानी डेल्टा क्यू 0, चलो ठीक है, ये वाला नहीं होगा, डी कट क्यू 0 नहीं है, ये भी नहीं होगा क्योंकि अभी डब्ल्यू 0 नहीं है। याद रखना ये यानी वर्क डन है,
वर्क डन है। तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल। अभी हो सकता है या फिर ए या फिर बी, जहाँ पे क्यू जीरो है, क्यू जीरो है, डब्ल्यू भी जीरो है। टी का हमें पता लगाना है, और जब भी हमें टी पता लगाना है तभी काम आएगा अपना आइडियल गैस का पार्ट। क्योंकि देखना, जब भी होता है अपना आइडियल गैस, मैं लिख देता हूं इधर, फॉर आइडियल गैस टी यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। ठीक है ना। अभी देखो तुमको दिया गया है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ गया है। अभी सी वी तो यार कांट बी जीरो, वो तो जीरो होता नहीं है। तो डेल्टा टी ही तुम्हारा जीरो होने वाला है, क्योंकि दिस थिंग कांट बी जीरो, तो जीरो टी ही होगा। तो ऑप्शन बन जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। देखते हैं नंबर 20, ले शेटेलियस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू, ऑप्शन बी। क्योंकि यहाँ पे देखो यार, आयरन, सल्फर, एफईएस सारे सॉलिड्स है, तो ले शेटेलियस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल सॉलिड्स, नॉट एप्लीकेबल टू ऑल सॉलिड्स। तो ऑप्शन बन जाएगा बी। देखते हैं अभी नंबर 21 को, केपी बाई केसी रेशियो। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इजी है। केपी बाई केसी का एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। केपी बाई केसी इज इक्वल टू आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। ठीक है ना। अभी ये डेल्टा एन जी क्या है भाई साहब, डेल्टा एन जी क्या है भाई साहब, देखो तो डेल्टा एन जी की वो देख लेते हैं। डेल्टा एन जी यानी एन ऑफ गैस प्रोडक्ट में, एन ऑफ गैस रिएक्टेंट में। देखो प्रोडक्ट साइड में गैस कितना है, एक ही मोल है CO2 का, तो ये हो जाएगा एक, माइनस रिएक्टेंट साइड कितने गैस है, वन और हाफ, वन प्लस हाफ, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस हाफ। तो के पी बाई के सी इज इक्वल टू आर टी टू द पावर माइनस हाफ, यानी वन बाई रूट ओवर ऑफ आर टी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द पीएच ऑफ वन नॉर्मल एक्वा सोल्यूशन ऑफ HCl। हाँ, अभी ये याद रखना है, पीएच जितना कम होता है एसिडिटी उतना ज्यादा होता है। बेसिक चीज तो यार यही है। तो सबसे कम पीएच तो HCl का होने वाला है। ऑप्शन सी और डी में से एक होगा। अभी देखना है कौन सा होगा, कौन सा होगा। देखो अभी देखो HC फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है। अभी हमें, मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ कि तुम अपने, हमारा जो MS चौहान का सीरीज है वहाँ पे मैं यही कॉन्सेप्ट के ऊपर लगभग लगभग 20-30 क्वेश्चन करा चुका हूँ। नॉट 20-30, एटलीस्ट 10 तो करवा ही चुका हूँ, इफ नॉट मोर, जहाँ मैंने बोला है। और तुम लोग वो वाला प्लेलिस्ट भी एक बार चेक कर सकते हो। वैसे एक एसिड होता है, चलो मैं लिख देता हूँ ठीक से इधर पे, इधर एक बार। एक होता है तुम लोगों का एसिड HA, वहाँ का तुम निकाल दोगे, H+ निकाल दोगे और तुम्हारा बन जाएगा A-। इस A- को हम लोग बोलते हैं CB, या फिर कॉन्जुगेट बेस। और हमें जो चीज इधर याद रखने वाली है वो है कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही तुम्हारा HA का एसिडिटी भी होगा। यानी हमें कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल मिल गया तो हमें ये मालूम है कि आपका जो मदर एसिड जो होगा वो बहुत स्टेबल होगा। अभी देखते हैं इसका कॉन्जुगेट भी दिखता कैसा है और इसका भी दिखता कैसा है। चलो एक बार देख लेते हैं बना के, चलो देख लेते हैं एक बार बना के। इसका कॉन्जुगेट बेस कुछ ऐसा बनेगा। और हाँ, एक ही चीज याद रखना, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले हो, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले हो, तब हर बार अपने मॉलिक्यूल को खुल के लिखना है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस पे तुम्हारा बना है एक नेगेटिव चार्ज, और हमें सबको पता है कि नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए हमें चाहिए एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन ये जो अपना CH3 है, ये ठहरा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये ठहरा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करके इसको और ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। लेकिन इधर तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है नहीं, हाइड्रोजन है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसको तो मतलब कोई अनस्टेबल करने वाला है नहीं। ऊपर से कॉन्जुगेशन भी है, तो ये तुम्हारा होगा काफी ज्यादा स्टेबल। ये स्टेबल होगा तो इसका जो एसिड है, इसका एसिडिटी भी बहुत तगड़ा होने वाला है। समझ में आया। यानी तुम्हारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी ये वाला तुम्हारा वीक एसिड होगा तो इसका पीएच भी ज्यादा होगा, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका पीएच भी कम होने वाला है। ठीक है। चलो अभी देखते हैं नंबर 23 को। हाँ, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, बफर से आया है। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर, नाम है चैप्टर का।
देख लो देख लो देख लो। यहाँ पे तुम लोगों को बोला गया है, इसको मार्क कर लेते हैं। एसिटिक एसिड को मिक्स किया गया है पोटेशियम एसीटेट से। एसिडिक एसिड को मिक्स किया गया है पोटेशियम एसीटेट से, यानी तुम्हारा ये बन गया है एक एसिडिक बफर। ये तुम्हारा बन गया है एक एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर के पीएच निकालने का क्या फॉर्मूला है? पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बाई तुम्हारे एसिड का कंसेंट्रेशन। ठीक है ना? अभी देखो तुमको यहाँ पे दिया है इन दिस क्वेश्चन, तुमको पीएच दिया गया है 4.8 दिया गया है, के ए दिया गया है, तो तुम पी के भी निकाल ही सकते हो। क्यों, कैसे कैसे निकालोगे यार? पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए, पी के माइनस लॉग ऑफ के ए। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ के ए, तो लगा लोगे तो तुम्हारा पी के ए आ जाएगा करीब करीब 4.74। ठीक है, पीच पता है, पीके पता है तुमको। कंसंट्रेशन क्या क्या निकालना बोला? हाँ, तुमको एसीटेट यानी इसका ये तुम्हें निकालना है, और एसिड तुम्हें दिया गया है, तो बस पुट दी वैल्यू गेट द आंसर। लेकिन हमें जो एक चीज करना है वो हमें है एसिड का कंसंट्रेशन निकालना है। वो कैसे करते हैं देख लेते हैं एक बार, चलो। तो क्या आपको बोला गया? 20 ml ऑफ 0.1 मोलर, यानी 20 को गुना करेंगे 0.1 से, डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है? 20 ml इसका और 50 ml इसका। याद रखना तुम्हारे पास 20 ml एसिड था, लेकिन तुमने उसके ऊपर फिर 50 ml सॉल्ट भी डाल डाल चुके हो। यानी क्या होने वाला है? यानी तुम्हारा टोटल जो वॉल्यूम है वो तुम्हारा होगा 20 प्लस 50, यानी 70 ml। 70 ml, ठीक है ना? और तुम्हारा एसिडिक एसिड का मिलीमोल्स कितना होगा? मिलीमोल्स बोलते हैं इसको, मिलीमोल्स। तो कितना होगा? 20 × 0.1। और फिर कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम इन ml। समझ में आया? ये होता है अपना फॉर्मूला। तो ऐसा कुछ निकाल लोगे तो तुम्हारा एसिड का बन जाएगा, ये आएगा करीब करीब 0.028। ठीक है ना? अभी तुम फॉर्मूला पे बिठा दो अपना, यानी तुम्हारा pH है 4.8 इज इक्वल टू पी के ए इज 4.74 प्लस लॉग लॉग सॉल्ट तुम्हें निकालना है, एसिड तुम्हें पता है, एसिड तुम्हारा है 0 पॉइंट कितना आया था? 0.028। तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा सॉल्ट का अमाउंट आएगा 0.03 मोलर। 0.03 मोलर। ठीक है, तुम्हारा सॉल्ट का अमाउंट आएगा 0.03 मोलर। अरे ये क्या हो गया, लाइक टिल्ट कैसे हो गया? तो आंसर आएगा 0.03 मोलर। ठीक है, ठीक है, चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो को, नंबर 24, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट याद रखना, ये तुम्हारा आया है क्वेश्चन फेजांस रूल से। फेजांस रूल से इसका भी वीडियो अपने डाला हुआ है, अपने अपने चैनल पे इसका भी वीडियो बना है, प्लेलिस्ट। तो ये हमें याद रखना है कि आयनिक नेचर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। ठीक है ना? और एनायन का पोलराइजेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना इसका कोवैलेंसी भी ज्यादा होगा, और इसका उतना इसका आयोनिक नेचर भी कम होगा। समझ में आया? और आयन का पोलराइजेबिलिटी कैसा होता है? साइज ऑफ एन आयन। साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा तो कोवैलेंसी बढ़ेगा, कोवैलेंसी बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर घटेगा, आयनिक कैरेक्टर घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी घटने ही वाला है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये वाला LiF जनाब होगा मैक्सिमम आयोनिक, और LiF होगा सबसे कम आयोनिक। ये होगा सबसे ज्यादा कोवैलेंट, यानी इसको ऑप्शन बन जाएगा 2 फिर 1 फिर 3, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अभी देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नंबर 25 को। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है। ये इजी क्वेश्चन है, ये आया है तुम्हारे GOC वाले पार्ट से, वो भी स्पेसिफिकली अपने एरोमेटिसिटी से, वो भी तुम्हारे
एरोमेटिक सिटी से। देखो ये वाला जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है ये क्या है अभी, हाँ इसका भी एक बहुत डिटेल वीडियो मैंने बना के रखा है अपने MS चौहान वाले पार्ट में, तो वो भी तुम लोग देख सकते हो, ठीक है ना। हाँ ये वाला जो अपना डी वाला जो अपना मॉलिक्यूल है वो साइक्लिक है, प्लेनर है। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, यानी तुम्हारा पूरा का पूरा हकल्स। और हाँ कॉन्जुगेटेड भी है तुम्हारा मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेटेड भी है तुम्हारा मॉलिक्यूल, देख के मालूम पड़ रहा है। तो ये मॉलिक्यूल जो तुम्हारा है वो हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, यानी ये तुम्हारा मॉलिक्यूल हो गया एरोमेटिक। और ये तो जनाब है, यहाँ पे बाकी तीन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा है, यहाँ पे तुम्हारा बनने वाला है भाई, यहाँ पे तुम्हारा बनने वाला है भाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्यों, देखो ये पाई बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमें याद रखना कि नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। फिर तुम्हारा हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी ये तुम्हारा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। और ये तो हमें सबको पता ही है कि एंटी एरोमेटिक जो होता है वो होता है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, और एरोमेटिक जो होता है वो होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल। यानी ऑप्शन डी होगा स्टेबल और ए होगा अनस्टेबल, ऑप्शन बन जाएगा डी। देखते हैं नंबर 26 को एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखना ग्रिग्नार्ड इज अ न्यूक्लियोफाइल, अभी देखते हैं ग्रिग्नार्ड होता क्या है पहले ये एक बार देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो अपना है वो दिखने में कुछ ऐसा होता है, आर MgBr। आर क्या है, आर कोई भी एल्काइल ग्रुप है विच एंड दिस रिएजेंट इज द सोर्स ऑफ R माइनस, सोर्स ऑफ R माइनस, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट्स न्यूक्लियोफाइल, इट कैन फॉर्म कार्बन कार्बन बॉन्ड, रिएक्ट विद कार्बोनिल कंपाउंड, हाँ रिएक्ट करता है, करके ही कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है। देन ऑर्गेनिक मैंगनीज, मैंगनीज बन गया मैग्नीशियम में। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट और करेक्ट आंसर। नंबर 27, चूज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द गिवन फ्री रेडिकल्स। ये हमें याद रखना है कि फ्री रेडिकल्स का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी सेम एज कार्बोकैटायन, इनका स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन जैसा ही होता है, क्योंकि दोनों स्पीसीज एज बोथ आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। रेडिकल और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम होता है क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। अभी देखो ये जो तुम्हारा बी वाला मतलब नंबर 2 का जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है ऐसा कुछ है, OH, ये कर पाएगा रेजोनेंस, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे मैंने एक जो गलती की है यहाँ पे ना भाई, ये याद रखना, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ना रेजोनेंस पे, तब ऐसे हम फिश हुक वाला एरो देते हैं, मतलब सिंगल एरो जाता है, डबल नहीं जाता, मतलब ऐसे नहीं दिखाते, हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन जाता है। और रेडिकल मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है ना। चलो तो ये तुम्हारा हो गया स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे पैरा पोजीशन में OH है। ये भाई साहब ठहरा तुम्हारा मेटा पोजीशन में, तो इसका तो होगा नहीं रेजोनेंस, और ना इसका होगा ना इसका होगा। लेकिन ये याद रखने वाली चीज़ है कि ये जो NO2 ग्रुप है वो अपने पूरे केमिस्ट्री का सबसे तगड़ा, शायद ही सबसे तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और जितना तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तुम्हारा रेडिकल उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि रेडिकल और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम सेम देखते हैं, यानी सबसे स्टेबल होगा तुम्हारा 2 और सबसे घटिया होगा तुम्हारा 3। फिर साइनाइड, क्योंकि साइनाइड भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है 4। अब फिर आएगा नंबर 1, यानी होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन बी, ठीक है ना। OH भी वैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन इन दोनों की तरह तगड़ा नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों भाई साहब हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं वाया रेजोनेंस। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है भाई, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही करेगा मेटा पोजीशन से, लेकिन करेगा तो करेगा -I से करेगा, कोई कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा। समझ में आया। चलो नंबर 28, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्ज स्टेट बेस। चलो ये वाला ना काफी अच्छा क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। देखो तुमको इधर बोला गया है ब्रॉन्स्टेड बेस। बच्चे जो गलती करते हैं, बच्चे पढ़ के आते हैं लुइस बेस, नाइट्रोजन देख लिया तो लगा दिया लुइस बेस। नहीं भाई, इधर लुइस बेस नहीं लगाना है, यहाँ तुम्हें लगाना है तो ब्रॉन्स्टेड बेस। और ब्रॉन्स्टेड बेस यानी H प्लस का सोर्स, H प्लस का सोर्स, H प्लस का सोर्स, यानी तुम्हारे पास रहेगा एसिड A, तुम वहां से निकाल दोगे H प्लस, तुम्हारा पड़ा रहेगा A माइनस, जो कि है तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, तुम्हारा कॉन्जुगेट, एक सेकेंड, स्ट्रॉन्गेट ब्रॉन्स्टेड बेस, H प्लस का सोर्स। पागल हो गया हूँ क्या मैं? नहीं नहीं नहीं, इसका सोर्स नहीं होने वाला, दिस अ मिस्टेक आई मेड, सॉरी। ब्रॉन्स्टेड बेस यानी H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ब्रॉन्स्टेड बेस यानी H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करने वाला है। और ये याद रखना है, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कौन करेगा? कौन करेगा? H के ऊपर है प्लस चार्ज, H के ऊपर है क्या? प्लस चार्ज। तो H के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो H को एब्स्ट्रैक्ट करने वाला ऐसा ही कोई होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सारे के सारे मॉलिक्यूल में तुम्हारा नाइट्रोजन है, तुम्हारा नाइट्रोजन है, ठीक है ना, नाइट्रोजन है। फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन जितना ज्यादा होगा, उसका विस्कोसिटी भी उतना ज्यादा होगा। समझ में आया? अभी देखते हैं, चलो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये इसका सत्यानाश चलो तो देख लेते हैं, एक बार बना के दिखाते हैं तुम लोगों को। नंबर बी देख लो, नंबर बी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर सकता है इनटू कॉन्जुगेशन, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी बहुत घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी बहुत घट जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा अवेलेबल तो प्रोटॉन को पकड़ नहीं पाएगा, तो बेसिक भी घट जाएगा। सेम फॉर ये, सेम फॉर ये वाला। इस वाले का तो लाइफ में और भी ट्रेजिक है, क्योंकि देखो ये जो लोन पेयर है, चलो इसको, ये जो लोन पेयर है, ये अगर चला गया ना कॉन्जुगेशन में, ये अगर चला गया ना कॉन्जुगेशन में, फिर तुम्हारा सिस्टम बन जाएगा एरोमेटिक। सिस्टम एरोमेटिक बन गया तो बहुत स्टेबल हो जाएगा। और सिस्टम को स्टेबल होना, तो सिस्टम के पास कौन सा मतलब कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद स्टेबल बनना बनना या फिर प्रोटॉन को पकड़ना? ऑब्वियसली खुद स्टेबल होना है भाई, फिर पकड़ना है प्रोटॉन को। यानी ये कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रॉन की अपने इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करवा दो, एरोमेटिक बन जाओ, स्टेबल बन जाओ। तो अगर जिस वक्त उसने अपने इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करवा दिया है, एरोमेटिक बन गया, फिर क्या होगा? जो होना था वही होगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बहुत घट जाएगा, और ये बन नहीं, और ये पकड़ नहीं पाएगा प्रोटॉन को। ये वाला जो ना मॉलिक्यूल है एनिलीन, इसका भी वही कुछ लाइफ ऐसा ही है, इसका भी लाइफ कुछ ऐसा ही है, ये भी जा सकता है कॉन्जुगेशन में। लेकिन अपना जो मॉलिक्यूल डी है, ये इसका लाइफ बाय सेट है, इसका लाइफ बहुत सेट है। देख लो क्यों। पहली बात तो है कि ये sp3 का sp3 है, पहली बात तो है भाई कि ये sp3 है, sp3 है, नो कॉन्जुगेशन। यानी ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलवेज अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलवेज अवेलेबल। और अवेलेबल रहेगा तो प्रोटॉन को पकड़ लेगा, तो उसे बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। 28 हो गया। 29, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो इजी है लेकिन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन बहुत सालों पहले आते थे AI ट्रिपल ई में, जेई मेंस में नहीं, AI ट्रिपल ई में। चलो, यहाँ पे तुम्हारा इथेनॉल है सॉल्वेंट, ये है तुम्हारा सॉल्वेंट, इसका रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, यानी ये वाला को तुम हटा दो, ये नहीं होने वाला। अभी देखो, एमोनिया है, एमोनिया है, ये है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, ये जाके इधर अटैक करेगा, क्लोरीन निकल जाएगा, क्लोरीन सीधा सीधा निकल जाएगा, ब्रोमीन इधर पड़ा रहेगा, और इधर तुम्हारा NH2 लग जाएगा, तो तुम्हारा ऑप्शन बन जाएगा। फिर से क्या होगा स्क्रीन को, ये वाला समथिंग रॉन्ग विद स्क्रीन और व्हाट? हाँ, तो ना ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ना आंसर बन जाएगा सम प्रॉब्लम विद
पैड नाउ, हाँ, तुम्हारा ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी कोई पूछ सकता है कि सर मतलब दादा ये ब्रोमीन को क्यों नहीं हटा रहा? देखो, बोल दे रहा हूँ तुम लोगों को, अगर ऐसा कुछ है तुम्हारे पास, ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, मतलब ब्रोमीन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, जो भी हो, लोन पेयर है, ये डीलोकलाइज कर सकता है, डीलोकलाइज कर सकता है, यानी तुम्हारा ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, यानी तुम्हारा हो गया कार्बन का और ब्रोमीन का एक पार्शियल डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो अगर ये तो तुम लोग को ही पता ही है कि चलो डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड, तो अगर डबल बॉन्ड बन गया, अगर डबल बॉन्ड बन गया तो तुम्हारा ये बॉन्ड उतना इजीली टूटेगा नहीं, और ये एमोनिया से उतना अच्छा रिप्लेस नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो तुम्हारा चीज था इधर, चलो मैं पीएच से लिखता हूँ, पीएच, पीएचसीएल जो था, is there any sort of conjugation possible here? No, no such thing possible. So this remains as a single bond and can be easily replaced by the ammonia nucleophile to get you the product like this. This is option number C. देखते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 को, जो भी एक अच्छा क्वेश्चन है हेलोएल्किन हेलोएरिन से। देख लेते हैं एक बार, जो मैं हर बार बोलता हूँ, पहले मॉलिक्यूल को हम खुल के लिखेंगे, CH3 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 Cl, और इसके साथ तुम्हारा रिएक्ट करने वाला है CH3 CH3 ONA, Na को हटा दो, ये किस करेगा ऐसे। अभी जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो है कि ये कैसा रोल प्ले करेगा, विल इट एक्ट एज अ बेस और इट विल इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल? नहीं है। अगर एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल तो तुम्हारा बन जाएगा ऐसा मॉलिक्यूल, लिविंग ग्रुप Cl है, Cl को निकाल दो, बन जाएगा ऐसा कुछ। और अगर काम करेगा एज अ बेस, फिर तुम्हारा कुछ बनेगा सिस्टम दिखने में ऐसा। इसको हम एक काम करते हैं, ऐसा लिखते हैं, चलो CH3 था ना, CH2 कर देते हैं, इधर H कर देते हैं, फिर क्या होगा, बेस जाएगा, इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये फॉल बैक करेगा, Cl निकल जाएगा, अरे तुम्हारे पास बनेगा ऐसा कुछ। और चलो यहाँ पे तुम्हारा साइड प्रोडक्ट के माफी के सेल पर आ रहेगा कहीं पे कोने पे। लेकिन बात है कौन सा बनने वाला है, कौन सा बनने वाला है, देखो ये जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है ना भाई, ये जो तुम्हारा सबस्ट्रेट बना है ना भाई इधर, ये सबस्ट्रेट तुम्हारा बना है ना भाई इधर, ये बहुत बल्कि है, ये बहुत साइज में बहुत बड़ा है, दिख ही रहा होगा तुमको। और ये जो तुम्हारा ये तुम्हारा मतलब इधर जो तुम्हारा अटैकिंग रिएजेंट है, ये भी साइज में काफी लार्ज है, काफी लार्ज है। तो अब जब दो लार्ज चीजें एक साथ कोलाइड करेंगी, तो ये तो मतलब क्लियर हो रहा है कि ये रिएक्शन बहुत अच्छा तो होगा नहीं, देयर विल बी सम प्रॉब्लम और द अदर समवेयर आउट देयर, ठीक है ना। और ये याद रखना, इतने बड़े एक मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज के लिए एक इतने बड़े सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को अप्रोच करना, अटैक करना फ्रॉम द बैक साइड, फ्रॉम द बैक साइड, फ्रॉम द बैक साइड इज नॉट पॉसिबल, फ्रॉम द बैक साइड इज नॉट पॉसिबल, यानी ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करना है, क्लोराइड को हटाना है और खुद उसकी जगह जाना है, तो उसको जाके इस कार्बन पे अटैक करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, और खुद इतना बड़ा है और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल भी इतना बड़ा भारी भरकम सा है, तो अटैक उतना इजी होगा नहीं। लेकिन लेकिन माय फ्रेंड, वन थिंग, वन थिंग माय फ्रेंड, ये तुम्हारा प्रोटॉन है, ये लेकिन बाहर की साइड है, ये अगर ये स्पीसीज अंदर कार्बन को अप्रोच ना भी कर सके, तो बाहर के प्रोटॉन को तो अप्रोच कर ही सकता है ना, कर ही सकता है ना। अगर कोई बैटल हो रहा है, तुम कैपिटल सिटी को अटैक नहीं कर पा रहे, तो तुम बॉर्डर के आसपास जो एरियाज है वहां पे तो तुम शेलिंग कर ही सकते हो, तो ये नेगेटिवली चार्ज भी वैसा ही करेगा। सॉरी, वो क्या करेगा, वो कार्बन के अटैक कर नहीं पाएगा, कार्बन तक पहुंच नहीं पाएगा, वो बस बाहर से जाके प्रोटॉन को निकाल लेगा, और जब प्रोटॉन को निकालेगा तो क्या होगा, एज अ बेस काम करने वाला है, एज अ बेस काम करने वाला है, तो बेस काम करेगा तो एल्किन बन जाएगा। तो तुम्हारा ये आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है वैसे भी। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिट सेट 2024 के केमिस्ट्री के पोर्शन के। आज हमने बहुत सारे सॉल्व किए हैं, अराउंड 20 क्वेश्चंस। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।